ये फैमिली लॉ सेकंड पेपर के लिए जो है वीडियो है, इसमें मुस्लिम लॉ है मेनली, और ये बाकी जो मुस्लिम लॉ की जानकारी चाहते हैं उन लोगों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट के लिए फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो है ये रिवीजन पर्पस के लिए ही इसे यूज़ किया जा सकता है। ये शॉर्ट में सिलेबस जानने के लिए यूज़ किया जा सकता है, पूरी स्टडी के लिए बाकी टेक्स्ट बुक वगैरह से इसकी स्टडी करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले है सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम लॉ के स्रोत क्या क्या हैं। इसमें दो तरह के स्रोत होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो कुरान है, जिसमें 114 चैप्टर हैं, 6237 आयतें हैं। दूसरा प्राइमरी स्रोत में अहादीस या सुन्ना है। तीसरा इजमा है, कंसेंसस जिसे कहते हैं। और चौथा कयास है, जो जिसका अंदाज़ा लगाया कि सब ये चीज़ें हैं। सेकेंडरी में कस्टम है, जुडिशल प्रेसिडेंट है। जुडिशल प्रेसिडेंट कहते हैं न्यायिक निर्णयों को जो पहले से फैसले दिए गए हैं इस मामला में। तीसरा लेजिस्लेशन है, करीब 10 कानून हैं अलग अलग, तो वो लेजिस्लेशन के में आते हैं। और चौथा जो है इक्विटी है, कि समानता और जो गुड कंसेंसस जो है वो है। अब इसमें जो कानून लेजिस्लेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो मेनली जो लेजिस्लेशन है वो है द गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट है, मुसलमान वक्फ एक्ट है 1923 का, 1995 का वक्फ एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट है 1929 का। इसके बाद इसे रिपीट कर दिया गया चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से, तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 यूज़ होता है। शरीयत एक्ट 1937 है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है, द मुस्लिम्स वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स एक्ट है 1986, और वक्फ एक्ट 1995 है, प्रोविजन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 है, और सबसे आखिर में मैरिज वुमेन जो एक्ट है 2020 का, वो जो है जो 3 तलाक वाला है वो। ये जो हमारे हैं ये हुए आपके सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब सेकंड है स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम लॉ के स्कूल्स कौन कौन से। मेनली 2 तरह के स्कूल्स माने जाते हैं, एक सुन्नी और शेख शिया। सुन्नी में हनफी है, मालिकी है, शाफी है, हसीबली है, और शिया में अशरिया है, इस्मालिया है और जैदी है। अब मेन बात ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है जो है शिया और सुन्नी स्कूल्स में। इसमें डिफरेंस को समझने से बाकी मुस्लिम लॉ भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हम मैरिज के मामले में बात करते हैं, तो जो शिया में है मुता और टेम्परेरी मैरिज रिकॉग्नाइज होती है, जबकि सुन्नी में ये रिकॉग्नाइज नहीं होती। जो मैरिज के मामले में फादर और ग्रैंड फादर जो है लीगल गार्जियन हो सकते हैं जो है शिया के मामले में, जबकि उसमें ब्रदर और पैटर्नल रिलेशन और मदर और अंकल भी सुन्नी स्कूल में जो है गार्जियन हो सकते हैं। शिया के मामले में जो है 2 गवाहों की निकाह के लिए जो है वो जो है 2 गवाह जो है डिसोल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं, जबकि निकाह के लिए ज़रूरी नहीं है शिया के मामले में। जबकि जो है इसमें डिसोल्यूशन के लिए जो है सुन्नी में ज़रूरी नहीं है, लेकिन निकाह के लिए 2 गवाह ज़रूरी हैं मैरिज के लिए। इनइक्वलिटी के बेस पे, असमानता के बेस पे दोनों पार्टी की शिया में जो है मैरिज जो है कैंसिल हो सकती है, जबकि सुन्नी में मैरिज इस ग्राउंड पे कैंसिल नहीं हो सकती है। जो है शिया में डॉक्ट्रिन ऑफ वैलिड रिटायरमेंट है कि साहब एक टाइम के लिए मैरिज हो सकती है तो उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, जबकि इसमें वैलिड रिटायरमेंट का कोई प्रोविज़न सुन्नी में नहीं है। शिया में मैरिज 2 तरह की हो सकती है, या तो वैलिड हो सकती है या वॉइड हो सकती है।
जबकि जो है इसमें सुन्नी में इरेगुलर भी हो सकती है। इरेगुलर का मतलब ये होता है कि उसे रेगुलर बनाया जा सकता है, वो जो कमी है उसको पूरा करके। अब महर की बात होती है तो महर के मामले में जो है शिया में मिनिमम अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, जबकि सुन्नी में 10 दरहम मिनिमम अमाउंट भी फिक्स है। शिया में मैक्सिमम अमाउंट भी फिक्स है 500 दिरहम, लेकिन सुन्नी में ये अमाउंट फिक्स नहीं है, लिमिट फिक्स नहीं है। अगर जो है महर की का ये तय नहीं है कि कौन सा है, तो वो ये माना जाता है कि सारा का सारा प्रॉम्प्ट है, मुअज्जल है शिया के मामले में, जबकि जो है सुन्नी के मामले में पार्टली माना जाता है कि पार्टली मुअज्जल है, पार्टली जो है बाद में देने वाला है। मतलब मुअज्जल कहते हैं जो फ़ौरन देना पड़ता है और मांगने पर, और गैर मुअज्जल कहते हैं जो बाद में देना पड़ता है। डाइवोर्स के मामले में जो है शिया के मामले में तलाक जो है वो ओरली हो सकती है, और अरबिक लैंग्वेज में उसे तलाक को कहना पड़ता है, जबकि सुन्नी में ओरल और राइटिंग में दोनों हो सकती है। अगर डाइवोर्स शिया में जो है किसी धमकी की वजह से या किसी बाध्यता की वजह से या जो है नशे में दी गई है तो वो वाइड होती है, मान्य नहीं होती, जबकि जो है सुन्नी में वाइड मान्य होती है ऐसी तलाक भी। एम्बिगुअस टर्म में दी गई है जिसे समझा नहीं जा सकता साफ साफ, तो शिया में वो मान्य नहीं होती, जबकि जो है क्लियरली इंटेंडेड है, अगर उसकी आशय या जो है वो है तो सुन्नी में जो है मान्य होती है। मैटरनिटी के मामले में, मातृत्व के मामले में, अगर कोई जो है वो है मतलब अवैध बच्चा है, तो शादी के बगैर हुआ है, तो वो माना जाता है शिया में कि उसका कोई जो है पेरेंट नहीं है, वो बिना पेरेंट का है। जबकि इसमें जो है मैटरनिटी मानी जाती है, चाहे जिना से ही क्यों ना हो, मैटरनिटी वो उस माँ का बच्चा माना जाएगा जो है सुन्नी में। अब गार्जियनशिप की बात करते हैं तो जो है मदर जो है वो कस्टडी के लिए जो लड़का है 2 साल तक और लड़की के 7 साल तक जो है वो है मतलब अधिकारी है, जबकि सुन्नी में जो है वो बच्चा जो है जो वो है लड़का है वो 7 साल तक, और बच्ची है लड़की है तो वो अटेन प्यूबरिटी तक होगी, कि जब तक उसको पीरियड्स वगैरह नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए वो जो है माँ की गार्जियनशिप में रहेगी। गुजारे की बात करते हैं, मेंटेनेंस की, तो उसमें अगर फादर जो है अगर बच्चा जो है वो है कमाने में को सक्षम है तो शिया कानून के अंतर्गत जो है उसकी मेंटेनेंस करना ज़रूरी नहीं है, जबकि जो है सुन्नी में जो है अगर उसकी इनकम है, उसके लिए कमाने में सक्षम है, इनकम है, तो उसे भी करना पड़ेगा। वो हम आगे बताएंगे कि कब तक करना पड़ेगा। अगर जो है शिया में जो है बहुत सारे वो हैं जिम्मेदार हैं उसकी मेंटेनेंस करने वाले, एक से ज़्यादा जिम्मेदार हैं, तो उसका शेयर जो है उसकी एबिलिटी के हिसाब से बटेगा, जबकि सुन्नी में बराबर बटेगा। कि मान लीजिए जो है एबिलिटी में जिन्हें मेंटेनेंस करनी है वो एक से ज़्यादा हैं और जो है उनकी इनकम के सोर्स अलग अलग हैं, तो इसका मतलब वो शिया में उसके सोर्स के हिसाब से होगा और जो है सुन्नी में उनके जो है बराबर होगा। इसी तरीके से वक्फ के मामले में जो है डिलीवरी के बगैर वक्फ जो है इनवैलिड होता है शिया में, जबकि सुन्नी में नहीं होता है, डिक्लेरेशन काफ़ी होता है। वक्फ में जो सेटलर है, जो वक्फ करने वाला है, वो अपने अधिकार को सिक्योर नहीं रख सकता, रिजर्व नहीं रख सकता है, जबकि सुन्नी में कुछ मामलों में रिजर्व रख सकता है।
गिफ्ट के मामलों में जो है अनडिवाइडेड शेयर जो है वैलिड होता है, जबकि अनडिवाइडेड शेयर इसमें जो है सुन्नी में वैलिड नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग जो है वो है। इसी तरीके से जो है गिफ्ट में, प्रीएम्पशन में, विल्स में, इनहेरिटेंस में जो है अंतर है। अब बात करते हैं कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मैरिज की। मुस्लिम लॉ में मैरिज जो है वो एक कंट्रैक्ट है। काय के लिए कंट्रैक्ट है? कि लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए और बच्चों की को वैधता प्रदान करने के लिए, जो है लेजिटिमेट बच्चे बन जाते हैं उससे। अब ये सिविल कंट्रैक्ट है एक बार, और जो डॉवर है यानी जो वो महर है वो कंसिडरेशन है, जैसे कंट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़े। ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज जो है वो लेजिटिमेट सेक्स और जो है चिल्ड्रेन को लेजिटिमेट करना है। इसे एजेंट के थ्रू भी किया जा सकता है। एजेंट के थ्रू हम देखते हैं कि गवाह होते हैं, गवाह जो है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो है उसकी कंसेंट को हो सकता है। किसी भी रिलीजियस सेरेमनी की ज़रूरत नहीं होती जैसे हिंदू लॉ में ज़रूरत होती है। और इसमें म्यूचुअल कंसेंट जो है दोनों की ज़रूरी होती है। म्यूचुअल कंसेंट से जो है टर्मिनेट भी की जा सकती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है, म्यूचुअल से टर्मिनेट किया जा सकता है। अब वैलिड मैरिज के एसेंशियल क्या होंगे? सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए, और जो है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरा ये कि सुन्नी विधि में विटनेस भी होने चाहिए, शिया विधि में विटनेस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कंसिडरेशन, आप महर होने चाहिए, महर के बगैर कोई भी शादी नहीं हो सकती है। कैपेसिटी होनी चाहिए जो है उसको शादी करने की, मैरिज करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि प्रतिबंध जो प्रतिषिद्ध रिश्ते हैं उनमें नहीं होना चाहिए। प्रतिषिद्ध रिश्ते अलग अलग हो सकते हैं, जिसे माँ, दादी, नानी, बेटी, बहन, चाची, भतीजी। इसके अलावा जो है वो जो है इद्दत की उसमें ना हो, इस तरह से जो है प्रतिषिद्ध रिश्ते और प्रतिषिद्ध शर्तें हैं, प्रतिबंध हैं, तो वो उन रेस्ट्रिक्शन में नहीं आना चाहिए, तभी वो शादी होगी। अब बात करते हैं कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ डॉवर, महर की। महर दो तरह के होते हैं, एक स्पेसिफाइड डॉवर होता है और एक अनस्पेसिफाइड डॉवर होता है। अब ये दो तरह के हुए, और इसमें भी साफ जो वो है, इस कंट्रैक्ट जो है, डॉवर का कंट्रैक्ट जो है वो अगर बच्चा जो है वो एडल्ट नहीं है, नाबालिग है, तो फादर के द्वारा भी किया जा सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट जो है वो हनफी में है, जो है जो 10 दरहम से कम नहीं होने चाहिए। मालिकी में 3 दरहम से कम नहीं होना चाहिए। 1 दरहम का मतलब 2.97 ग्राम का, 2.97 ग्राम्स का चांदी का सिक्का जो है वो 1 दरहम का वो है। शिया में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महर कभी बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है? तो महर कभी भी आपसी रजामंदी से बढ़ाया जा सकता है। आपसी रजामंदी से क्या, हस्बैंड जब चाहे जब बढ़ा सकता है, और लेकिन कम नहीं कर सकता है। लेकिन वाइफ जब चाहे जब कम कर सकती है। अब डॉवर दो तरह का होता है, एक प्रॉम्प्ट डॉवर, एक डेफर्ड डॉवर। प्रॉम्प्ट जिसे मौजिल कहते हैं। तो अगर क्लियर नहीं है कि उसमें, तो शिया में ये माना जाएगा कि सारा का सारा मौजिल है, और उसमें ये माना जाएगा कि जो है गैर मौजिल है, डेफर्ड है। अब डेफर्ड होता क्या है? तो जो प्रॉम्प्ट है वो शादी होने के बाद, मतलब जो उसे स्वीकार करने के बाद कभी भी
जब मांगेगी वाइफ तो देना पड़ेगा मुअज्जल है, प्रॉम्प्ट में, और डेफर्ड में जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा तब देना पड़ेगा। दोनों में ये फ़र्क है। प्रॉम्प्ट में जो मुअज्जल है वो कभी भी देना पड़ेगा, जब वाइफ मांगेगी तब आपको देना पड़ेगा, और गैर मुअज्जल में जो है तब देना पड़ेगा जब डिसोल्यूशन होगा। अब अगर पेमेंट नहीं करता डोवर का तो क्या कर सकती है वाइफ, कि महर नहीं देता हो हस्बैंड, तो पहली बात तो ये कि रिफ्यूजल ऑफ कोहैबिट, यानी जो है वो इंटरकोर्स से, सेक्स से मना कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डेब्ट की तरह माना जाएगा, कर्जे की तरह माना जाएगा उस पे, कि उस पे कर्जा है। और तीसरा, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी को रोक सकती है तब तक, भले ही हस्बैंड के और दूसरे रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी है, वो तब तक उसका वो महर पेड नहीं होगा तो वो उसे रोक सकती है। अब बात करते हैं डाइवोर्स की, डाइवोर्स तलाक। इसमें 3 तरह की तलाक होती है, एक तलाक एहसन, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। तलाक एहसन जो है वो वापसी योग्य है, वापस की हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो तुहर में, पीरियड ऑफ प्योरिटी में जब पीरियड नहीं आ रहे होते हैं उसको, तो उसमें जो है ये प्रोनाउंस किया जाता है, एक बार में प्रोनाउंस किया जाता है। और इद्दत की अवधि जो है, जो इद्दत शुरू होगी उसके फ़ौरन बाद इद्दत की अवधि में जो है वो इंटरकोर्स नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है। अगर कर लेते हैं तो वो तलाक ख़त्म हो जाती है। जो तलाक हसन है वो 3 तोहर में 3 बार तलाक दी जाती है, और उसमें जो है ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर उसमें होता है तो भी वो ख़त्म हो जाती है। तलाक बिद्दत 1 बार में 3 बार दी जाती है और वो वापस नहीं होती। ये जो है इंडिया में अब जो है ये सिर्फ उसमें होती थी, सुन्नियों में होती थी, शिया में नहीं होती थी। इसको अब जो है गैर कानूनी बना दिया गया है 2020 के एक्ट से। 2019 में इसका ऑर्डिनेंस आया, 2020 में एक्ट आया, अब 3 साल की सज़ा है। अब ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं? ये तो हस्बैंड का राइट हुआ कि हस्बैंड तलाक दे सकता है, लेकिन जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो है वो वाइफ भी तलाक दे सकती है, लेकिन उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा उसको। अब उसमें ग्राउंड क्या है? पहली बात तो ये लॉन्ग एब्सेंट, अगर जो है हस्बैंड लॉन्ग एब्सेंट है, लंबे टाइम से 4 साल से उसका सुना नहीं गया है, तो वो एक ग्राउंड होगी कि साहब वो तलाक ले ले। दूसरा ये है कि जो है मेंटेनेंस करने में वो असफल रहा है, 2 साल तक उसने मेंटेनेंस नहीं किया, तो जो है तो भी उसे वो हो जाएगी कि भाई 2 साल तक उसका कुछ अता पता नहीं है, और 2 साल तक मतलब अता पता तो है, लेकिन 2 साल तक वो कुछ जो है कुछ सुध नहीं लेता है, मेंटेनेंस गुजारा नहीं देता है अगर वाइफ को, तो भी वो तलाक ले सकती है। तीसरी बात ये कि अगर सज़ा हो जाती है उसको 7 या ज़्यादा सालों की, तो भी ले सकती है, भले ही सज़ा पूरी ना हो, सज़ा फाइनल हो जानी चाहिए, उसकी अपील वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो जो है वो सज़ा अगर फाइनल हो गई किसी कोर्ट से, तो जो है वो सज़ा चाहे जो है पूरी कभी भी हो, वो खाली सज़ा फाइनल होने पे जो है वो उसका राइट हो जाएगा और वो तलाक ले सकती है। चौथी बात ये कि वो मैरिटल ऑब्लिगेशन जो हैं वो 3 साल से फेलियर रहा है, 3 साल से उसने शादीशुदा ज़िंदगी को वो नहीं किया है, तो वो भी हो जाती है। पांचवी बात ये कि अगर इम्पोर्टेंस हस्बैंड जो है नपुंसक है मैरिज के टाइम पे और वो बाद में भी बना रहता है, तो भी ये ग्राउंड होगी। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उसे यही बताना पड़ेगा कि सब ये जो है मैरिज के टाइम पे इम्पोर्टेंस था और ये बाद में भी बना हुआ है, तो भी जो है उसकी एक वो हो जाएगी। छठी बात यह है इंसैनिटी, लेप्रोसी जो है या वेनरल डिसीज़ जो है अगर 2 साल से हैं तो भी वो हो जाएगी। 2 साल पागल हो जाए, लेप्रोसी वेनरल डिसीज़ हो जाए तो भी वो है। अब लेप्रोसी को कुछ जजमेंट में इसे ख़त्म कर दिया गया है कि लेप्रोसी के आधार पे
लेप्रोसी कुष्ठ रोग कहते थे, कुष्ठ रोग के आधार पर वो नहीं होगी। इसके बाद प्यूबरिटी के बेस पे कि अगर किसी नाबालिग की शादी की गई है तो जो है मतलब जिसे पीरियड नहीं आते लड़की की, अब तो वैसे बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत ये अपराध है, अगर की गई है तो उसके बाद वो बालिग होने पे जो है अपनी जो है मैरिज कंज्यूम होने से पहले ही जो है वो उसे डिज़ोल्व करवा सकती थी। इसके बाद 8वीं बात क्रूएल्टी है। क्रूएल्टी सब जो है कि वो अगर जो है वो करता है, उत्पीड़न करता है, तो वो चाहे उत्पीड़न मानसिक हो या जो है क्रूरता जिसे हम कहते हैं, क्रूरता चाहे जो है वैसे क्रूरता हो, मारपीट हो, तो ये क्रूरल्टी भी अपने आप में एक ग्राउंड है। और एक बात ये कहा गया कि ग्राउंड जो मोमडन लॉ से रिकॉग्नाइज्ड हैं वो भी मान्य होंगी। इसमें इला है, जिहार है, खुला है, मुबारात है, लियान है, ये शिया विधि में होते हैं कि जो है उससे आधार पर भी जो है वो शादी जो है डिज़ोल्व हो जाए। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, गुजारी। अब मेंटेनेंस जो वाइफ को मेंटेनेंस है वो 3 तरह का है। पहली बात तो ये कि वाइफ के लिए मेंटेनेंस, जो वाइफ है, निकाह में है, मैरिज में है, उसके लिए करना पड़ेगा उसे, और इसमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सोर्स ऑफ इनकम भी हों। अगर कमाने वाली वाइफ करेंगे, लेके आएंगे, तो भी मेंटेनेंस मुस्लिम लॉ में करना पड़ेगा। वो इस बात से नहीं बच सकता कि नहीं साहब ये तो कमाने वाली है, मैं क्यों दूँ। हस्बैंड को उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। ठीक है। अब डाइवोर्स वाइफ की बात है। डाइवोर्स वाइफ जो है क्या होगा, इद्दत पीरियड तक ही उसका वो करना पड़ेगा। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में आया था शाहबानो केस के बाद। लेकिन बच्चों के गुजारे के लिए, इद्दत की पीरियड के लिए उसे पूरा देना पड़ेगा, उसकी इंतज़ाम करना पड़ेगा। और 2 साल तक के बच्चे के गुजारे, अगर छोटा बच्चा है तो वो जो बच्चा है वो 2 साल तक अगर दूध पीता है 2 साल तक बच्चे के गुजारे के लिए। और तीसरा जो है उसे जो तलाक वो है मेहर की रकम दी जाएगी, और साथ में जो तलाक जिसे दिया गया है, डाइवोर्स वाइफ है, जो उसे गिफ्ट दिए गए हैं और उसके माँ बाप ने उसे जो गिफ्ट दिए थे या रिश्तेदारों ने उसे गिफ्ट दिए हैं अब तक, वो सब उसे दिए जाएंगे। डैनियल लतीफ़ी के केस में जो है कहा गया कि ये जो है उसके गुजारे के लिए एक लमसम अमाउंट भी देनी पड़ेगी। अगर उसके पास जो है अगर साधन है, तो साधन है हस्बैंड के पास, तो उसे एक लमसम अमाउंट भी देनी पड़ेगी वो आगे गुजारे के लिए। ये भी इसमें कहा गया कि इन चीज़ों के अलावा भी गुजारे के लिए है। वो बाद में भी जो जजमेंट में उसे में ये बात कही गई। विडो अगर वाइफ होगी तो उसका जो है कोई इंटाइटलमेंट नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी से वो गुजारा नहीं ले सकती है। विडो अगर उसकी मृत्यु हो गई है हस्बैंड की, तो उसका जो मेंटेनेंस का राइट नहीं रह जाता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन की, बच्चों के। तो अब बच्चों की है, तो बच्चों की जो मेंटेनेंस की बात है, तो उसमें जो है मुस्लिम लॉ में उसमें 2 हिस्से कर दिए गए हैं एक तरीके से, लड़कों का और लड़की का, बेटे का और बेटियों का। बेटे को तो सिर्फ जब तक माइनर है तब तक ही मेंटेनेंस करने का जो है उसका दायित्व है पिता का, और बेटी का जब तक उसकी मैरिज नहीं होती है तब तक दायित्व है। लेकिन बेटे और बेटी दोनों, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है क्या या कोई मेंटेनेंस के मीन्स हैं, तो वो इंटाइटल नहीं रह जाते। जबकि वाइफ में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें वो इंटाइटल नहीं रह जाएंगे।
लेकिन बेटे जब तक माइनर है तब तक, और बेटी जब तक मैरिज नहीं होती है तब तक। लेकिन इसमें साथ में ये भी कहा गया कि जो अगर बेटी बाप के घर से अलग रहती है तो वो ये राइट खो देगी, उसे मेंटेनेंस का राइट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं वक्फ की। वक्फ क्या होता है कि एक अनकंडीशनल और इर्रेवोकेबल डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी का है कि भाई प्रॉपर्टी हमने वक्फ कर दी किसी को, कि दे दी किसी पर्पज़ के लिए। अब इसमें क्या बात है कि दो तरह का वक्फ होता है, एक पब्लिक वक्फ, एक प्राइवेट वक्फ। पब्लिक वक्फ जो पब्लिक कामों के लिए दी जाती है डेडिकेटेड, उसमें जो है वो फैमिली का या उनका नहीं रहता, जबकि प्राइवेट वक्फ में फैमिली और उनके बच्चों के लिए वक्फ किया जाता है। अब इसके एसेंशियल क्या है कि पहली तो ये है कि एक डेक्लेरेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा ये कि ऑब्जेक्ट उसका होना चाहिए और सर्टेनिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, और इमीडिएट उसका जो है उसे वक्फ किया जाना चाहिए। वक्फ करने के लिए एलिजिबल भी होने के लिए वो सैन होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए। वक्फ मुसलमान ही कर सकता है, गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता है। सैन से मतलब पागल नहीं होना चाहिए, एडल्ट जो है वो एडल्ट होना चाहिए, बालिग होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए। अब बात करते हैं गिफ्ट की, जिसे हिबा कहते हैं हम, गिफ्ट या हिबा। इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए गिफ्ट के लिए, कि सबसे पहले कि डेक्लेरेशन, दूसरा एक्सेप्टेंस और तीसरा डिलीवरी ऑफ पोजीशन। 3 चीज़ें हैं कि सब डेक्लेरेशन हमने कहा कि ये सब आपको दे रहे हैं, दूसरा उसके द्वारा स्वीकार भी होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति स्वीकार करे कि हाँ भाई ये स्वीकार है, मैं ले रहा हूँ, और तीसरा ये कि डिलीवरी उसकी पोजीशन की देनी ज़रूरी है, तो ये गिफ्ट होगा। क्या अब सवाल ये उठता है, क्या रिवोकेबल है, गिफ्ट को वापस लिया जा सकता है? हाँ, अगर पोजीशन नहीं दिया है तो उसे जो है वापस लिया जा सकता है। विल की डेफिनेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 3 में दी गई है। ये विल जो है वो इंटेंशन है एक इस बात की कि प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद किसे मिलेगी। ठीक है, गिफ्ट में और विल में यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि गिफ्ट ज़िंदगी में होता है और विल ज़िंदगी के बाद जो है वो लागू होता है। गिफ्ट तो हाथों हाथ लागू हो गया, और विल ज़िंदगी के बाद जब डेथ हो जाएगी तब लागू होगा। ठीक है, अब उसके क्या पावर वो होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि एक मुस्लिम होना चाहिए विल करने के लिए, वसीयत करने के लिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और उसने मेजॉरिटी कर रखी हो, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुन्नी लॉ में तो विल अगर एक जो है सुसाइड करने वाले व्यक्ति विल करता है तो उसकी वैलिड है, लेकिन जो है शिया लॉ में वो वैलिड नहीं मानी जाती है। विल ओरल भी हो सकती है और जो है वो रिटन में भी हो सकती है। इसके पे ये कोई पाबंदी नहीं है कि साहब ओरल नहीं होगी, वो नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है, क्या इसे वापस लिया जा सकता है? कि हाँ, विल को कभी भी वापस लिया जा सकता है। विल जो है ज़िंदगी में कितनी बार भी की जा सकती है। जो सबसे आखिर वाली विल होगी वो जो है मानी जा सकती है, जबकि वो वापस नहीं लिया जा सकता। हमने देखा कि गिफ्ट वापस नहीं लिया जा सकता अगर उसमें कब्जा दे दिया गया है। अब पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी की बात करते हैं। मुस्लिम लॉ में गोद लेने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी का प्रावधान है। अगर नेचुरल बच्चा उसका ना हो तो भी वो अगर उसे स्वीकार कर ले अपने बच्चे की तरह तो वो उसका पेरेंट मान लिया जाएगा। इसे पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी कहते हैं। उसमें यह है कि उसके लिए बाकी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बस वो किसी और, उसका कोई और फादर नहीं होना चाहिए, ऐसा डिक्लेयर नहीं होना चाहिए भाई उसका कोई और फादर डिक्लेयर हो।
गोद लेने में ये फ़र्क होता है कि उसके दोनों फादर रहते हैं, एक नेचुरल फादर रहता है, एक पालने वाला होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे तो उसकी लेजिटिमेसी है कि मान लीजिए वो बच्चा उसका इलीगल भी है, उसका हो या किसी और का इलीगल भी है, तो वो अगर उसे स्वीकार कर लेता है तो वो लेजिटिमेट मान लिया जाता है, और वो उसके उसके जो है मेंटेनेंस के लिए भी जो है वो दायित्वहीन हो जाता है, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी में भी वो बच्चा मालिक हो जाता है। लेकिन वो जो है, जो उसके पेरेंट होने चाहिए, दोनों माता पिता, उनकी आयु इतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अपने से बड़े को गोद ले या अपने से बड़े को, वो मतलब जो है पेरेंट होने लायक होने चाहिए नेचुरल तरीके से। अब सिक्योरिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बार होता है समान सिविल संहिता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उसमें भी नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है कि समान सिविल संहिता होनी चाहिए। मेन डिस्प्यूट क्या है, मेन समान सिविल संहिता की बात उठती क्यों है? तो मेन जो बातें जो सिर्फ दो वजह से उठती हैं कि एक तो मुस्लिम्स के डाइवोर्स के राइट, और दूसरा जो है एक से ज़्यादा शादी करने के राइट। इन दोनों मामलों में बात होती है। कोई इस बात पे बात नहीं करता है कि सक्सेशन का राइट लॉ एक सा होना चाहिए, या जो है कोई ये भी नहीं कहता कि साहब जो है मैरिज करने का लॉ एक सा होना चाहिए। बस इस बात को कहते हैं कि साहब मैरिज एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरों के लिए अपराध है। अब उस पे जो है अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, विभिन्न कंडीशंस हो सकती हैं। कि मेरा मत ये है कि जो है जो डाइवोर्स की बात है, डाइवोर्स की जब बात होती है तो साहब ये होती 3 तलाक नहीं हो जाती है या कोर्ट के बाहर तलाक हो जाती है, तो अनुभव ये बताता है कि जिनमें कोर्ट के बाहर तलाक नहीं होती वहाँ पर लंबे समय तक जो है मामले 7-7, 8-8 साल तक जो है उसमें चलते रहते हैं कोर्ट में, और जो है वहाँ पर बड़ी दिक्कतें आती हैं, व्यभिचार भी बढ़ता है उससे, और जो है उनकी जवानी एक तरीके से ख़त्म हो जाती है उसको तलाक लेने के चक्कर में, और उनकी जवानी के बहुत कीमती टाइम ख़त्म हो जाता है। तो हमारा सिस्टम इस तरह का नहीं है कि वो तुरंत जो है जैसे कानून में लिखा हुआ है वो वैसा तुरंत उसे न्याय मिल जाए। तो समान सिविल संहिता हो, लेकिन ये जो मुस्लिम लॉ का प्रावधान है कि सबको तलाक जो है बाहर कोर्ट के बाहर हो जाए, इसका प्रावधान सबके लिए लागू कर देना चाहिए, तब भी समान सिविल संहिता हो सकती है। कि ये जो हिंदू लॉ में नहीं है ये प्रावधान, हिंदू लॉ में तलाक का प्रावधान है, वहाँ भी हस्बैंड को इस तरह का अगर अधिकार दे दिया जाए, या जो है एक बिल्कुल आसान सा अधिकार दे दिया जाए जिससे आसानी से तलाक हो सके जब रहना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए समान सिविल संहिता में इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। समान सिविल संहिता का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लॉ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सभी लॉ में जब हम हिंदू लॉ को देखते हैं तो हिंदू लॉ में भी जो है शादी के लिए जो कस्टम्स चले आ रहे हैं उनको मान्यता दी गई है। अगर कस्टम्स की मान्यता है तो वहाँ कस्टम की मान्यता है। और जहाँ तक शादी एक से ज़्यादा शादियों का सवाल है, तो एक तरफ कोर्ट लिव इन रिलेशन की बात कर रहा है कि लिव इन रिलेशन को वैलिड कर रहा है, और जहाँ पर एक से ज़्यादा शादी की कई मामलों में आवश्यकता भी होती है, तो उस आवश्यकता को हम जो है ख़त्म कर रहे हैं, उस आवश्यकता के है तो उसको भी विचार की ज़रूरत है। अगर समान सिविल संहिता लाने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये कि सारे समाज को, सारे लोगों को, सब तरह को बिल्कुल एक तरह से या एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता है, इसलिए समान सिविल संहिता प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। हाँ, कानूनों में सुधार की ज़रूर गुंजाइश है, जैसे 3 तलाक के लिए कानून लाया गया, ठीक है, तलाक़ बिद्दत है, उसमें कुछ प्रावधान पे आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो है इस्लाम में भी उसकी जो है मना किया गया है उस तरह की तलाक़ को। तो वो जो है इस तरह का सुधार हो सकते हैं, या उस तरह में जहाँ पर जो ज़रूरत है कि अलग अलग कानूनों में अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है, तो उस व्याख्या को ख़त्म करने के लिए उसको लिखित कानून के अंतर्गत किया जा सकता है, स्टैच्यूटरी किया जा सकता है। लेकिन जो है एक समान जो है पर्सनल लॉ जो है लागू होना जो है प्रैक्टिकली संभव नहीं। अब बात इनहेरिटेंस की करते हैं, उत्तराधिकार की। पहली बात तो ये कि ये लागू क्या किस पे होगा मुस्लिम वाला उत्तराधिकार। सबसे पहले मुस्लिम लॉ का उत्तराधिकार उस पे लागू होगा जहाँ पर प्रॉपर्टी
जो डिसीज्ड है, मृतक जो है वो मुसलमान है। दूसरा ये कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही तरह से बटेंगे। तीसरा, इसमें वरिष्ठता का रूल नहीं है कि साहब पहले बेटे को या बड़े बेटे को अधिक अधिकार मिलेगा जैसे अन्य लॉ में कुछ में मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है। चौथा, जैसे हमने देखा था हिंदू लॉ में जो है दाएं भागा वाले में कि जो है उसको जो है जन्म से उसका अधिकार हो जाता है, जन्म से अधिकार नहीं होता, मृतक की मृत्यु होने पे अधिकार होता है, उसे जो है अलग से अधिकार उसे जन्म से नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो जो है भले ही दादा इलाही प्रॉपर्टी है और अगर बाप जिंदा है तो बेटा उसके लिए उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता है। पांचवी बात यह है कि जो महिलाओं को बाहर नहीं किया गया है, महिलाओं को भी उत्तराधिकार मिलता है मुस्लिम लॉ में, जबकि कुछ लॉ में नहीं अब किया गया, उसे बाहर किया गया, बाद में उसे कानून बना के उसमें अब शामिल किया गया है कि महिलाओं को भी उत्तराधिकार मिले। डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें भी लागू होता है कि सब अगर कोई किसी व्यक्ति के जो है पिता जो है वो की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को उसको मिलता है, मतलब एक हिस्सेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे उसके हिस्से के जो है वो मालिक होते हैं। जॉइंट फैमिली का जो है कोई इसमें प्रावधान नहीं है कि जॉइंट फैमिली जैसे हिंदू एंड फैमिली होती है, HUF होता है, यहाँ पर नहीं होता है। हाँ, ये वाली बात ठीक है, एक्सक्लूजन है कुछ मामलों में, पहले दासों के मामले में था, अब दास प्रथा खत्म हो गई इसलिए नहीं है, लेकिन मर्डर्स के मामले में जो है उसे नहीं मिलता है हिस्सा नहीं मिलता है, उसे उत्तराधिकार नहीं मिलता है। बस शिया और सुन्नी में जो है इस बात में फ़र्क है कि जो है वो इंटेंशनली है और नॉन इंटेंशनली है। शिया में इंटेंशनली है मर्डर है उसका तो जो है नहीं मिलेगा और नॉन इंटेंशनली में मिलेगा, लेकिन अब सुन्नी में किसी भी मर्डर कैसे भी हो उसके हाथों से तो वो मिलेगा, उसका जो है उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। अब इसमें क्लास बने हुए हैं उत्तराधिकार के, इसमें पहले तो शेयर्स अलग अलग बांट लेते हैं, फिर रेजिडरीज बांट लेते हैं और फिर डिस्टेंट जो है जो दूर वाले रिश्तेदार हैं उन्हें हटा दिया जाता है। उसके जो है इस तरीके से जो है वो हिस्से बांटे जाते हैं।